वेलकम टू सोशल स्टडीज बाय आयुष श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ेंगे, समझेंगे। यह चैप्टर वर्ल्ड हिस्ट्री की वर्ल्ड हिस्ट्री में एक मेजर रोल प्ले करता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री समझने में हेल्प मिलती है। हिस्ट्री में रिवॉल्यूशन टर्म का मतलब सिंपल सा यह होता है, कंप्लीट चेंज ऑफ सिस्टम। गवर्नमेंट के जो भी सिस्टम बने हुए हैं वो सिस्टम को लोग चेंज करना चाहते हैं, ये रिवॉल्यूशन होता है। फ्रांस में मोनार्ची टाइप की गवर्नमेंट थी। लोग चाहते थे कि यह मोनार्ची टाइप की जो गवर्नमेंट है यह हट जाए और रिपब्लिक टाइप की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो। गवर्नमेंट फॉर्मेशन के टोटल 3 पार्ट होते हैं। वन इज मोनार्ची सिस्टम। मोनार्ची सिस्टम में यह होता है कि जो किंग है, किंग के बाद उसका सन, उसके बाद उसका सन ही पावर में आएंगे, रूल करते रहेंगे। रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पीपल के थ्रू रूलर इलेक्ट होके आते हैं। जहाँ पे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है उसे रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। डिक्टेटर टाइप ऑफ डिक्टेटर गवर्नमेंट, इसमें यह होता है कि राजा के ऊपर कोई सुपीरियर अथॉरिटी नहीं होगा, वह जैसा चाहेंगे वैसे रूल करेंगे। तो फ्रांस के लोग ऐसा चाहते थे कि यह जो सिस्टम है, यह सिस्टम में मोनार्ची सिस्टम जो है यह चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। इसके लिए क्या हुआ, 14 जुलाई 1789 को रिवोल्ट की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। क्या हुआ था, फ्रांस के किंग ने अपने आर्मी को ऑर्डर दे दिया पीपल्स को शूट करने के लिए। फ्रेंच पीपल अगेंस्ट में थे किंग के, वे रिवोल्ट कर रहे थे, वे प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये लोग को वेपन चाहिए थे। मिलिट्री के पास में, इनके आर्मी के पास में कुछ हथियार थे, यह उनसे डायरेक्टली फाइट नहीं कर सकते थे। तो ये लोगों ने क्या किया, वेपन के सर्च करने लगे। तो पास में ही यहाँ पे पेरिस में एक बेस्टाइल पैलेस था। बेस्टाइल पैलेस में एक प्रिजन था। प्रिजन पे फ्रेंच पीपल ने अटैक कर दिया और बेस्टाइल पैलेस को लोग डिमोलिश कर दिए। यहाँ से जो उन लोगों को हथियार मिले, उस हथियार से आर्मी से ये लोगों ने फाइट किया। 14 जुलाई 1789 को रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। रिवॉल्यूशन स्टार्ट तो हुआ था, इससे पहले यह हम लोग समझेंगे बाद में। लेकिन रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था, रिवॉल्यूशन के प्रोसेस क्या थे, लेकिन पहले सोसाइटी के पार्ट को समझ लेते हैं। पहले सोसाइटी कैसी थी, रिवॉल्यूशन के फ्लैशबैक की कहानी पहले हम लोग समझेंगे। क्या होता था, हेनरी फोर जो 1589 में पावर में आते हैं, 1589 से 1610 तक इन्होंने रूल किया। इन्होंने ही बोर्बन डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। बोर्बन डायनेस्टी के लोगों का फिर जो नाम हुआ, उनके जो सक्सेसर का नाम हुआ वह लुइस 13, लुइस 14, लुइस 15 और लुइस 16। लुइस 16 के टाइम पे रिवॉल्यूशन होता है। तो लुइस 14 ने 1643 से 1715 तक रूल किया था। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट को दिया, डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग, राजा के दैवीय अधिकार को। मतलब राजा के पास में भगवान वाली पावर है, वह भगवान के बिहाफ पे रूल कर रहे हैं लोगों पे। लुइस 14 यह कैपेबल नहीं थे राजा बनने के लिए। जो पोटेंशियल होना चाहिए, जो कैपेबिलिटी होना चाहिए, लुइस 15 के पास में वह नहीं था। तो ये राजा तो बन गए क्योंकि वहाँ पे मोनार्ची सिस्टम था। मतलब राजा के बाद उनका बेटा, उनके बाद उनका बेटा रूल करेगा। इसी तरह से लुइस 14 के बाद से लुइस 15 रूल करना स्टार्ट तो कर देते हैं। लेकिन सही से अगर यह इनकैपेबल थे, ये कैपेबल ही नहीं थे, तो इन्होंने जो वहाँ के जो वेल्थ थे, फ्रेंच सोसाइटी के जो भी वेल्थ थे, उनके किंगडम के जो भी वेल्थ थे, उसका मिसयूज किया।
इस मिसयूज की वजह से का प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ा। जब लुइस 16 पावर में आते हैं तब तक उनकी जो ट्रेजरी थी, खजाने जो थे वो एम्पटी थे या बहुत ही कम बचे हुए थे। वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी? वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन में एक टर्म ओल्ड रिजीम बोला जाता है। ओल्ड रिजीम मतलब रिवॉल्यूशन से पहले के फेज में जैसा जो सिस्टम था उसी को ओल्ड रिजीम बोलते हैं। इसमें मोनार्ची सिस्टम था। मोनार्ची सिस्टम में क्या होता था कि किंग ही पॉलिसी मेकिंग करते थे। राजा टैक्स को डिसाइड करते थे, कितना खर्च करना है वो भी राजा डिसाइड करते थे। वॉर किसी कंट्री से करना है, किसी कंट्री से ट्रीटी साइन करना है, यह सब कुछ किंग ही डिसाइड करते थे। किंग के ऊपर वैसे तो कोई उनकी पावर को कंट्रोल करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे फ्रेंच में दो दो इंस्टीट्यूशन थे जो क्या करते थे, किंग की पावर को कंट्रोल करते थे। वन इज स्टेट जनरल एंड सेकंड इज पार्लिमा और पार्लियामेंट। स्टेट जनरल जो इंस्टीट्यूशन था वह टैक्स को लेकर के इंस्टीट्यूशन बना हुआ था। कंट्री में कभी भी टैक्स लगेगा कंट्री में कभी भी टैक्स लगेगा तो इसके लिए एक स्टेट जनरल की बॉडी का मीटिंग होना होता था। यह रेगुलर बॉडी नहीं थी, मतलब राजा जब डिसाइड करेंगे तभी इस बॉडी की मीटिंग होगी, उससे पहले इसकी मीटिंग नहीं हो सकती थी। या किंग के थिंकिंग प्रोसेस किंग को जब नीड होती तब ही यह इसकी मीटिंग होती थी। इसकी मीटिंग में फ्रेंच सोसाइटी के सारे रिप्रेजेंटेटिव, सारे पार्ट के रिप्रेजेंटेटिव का पार्टिसिपेशन होता था। इसकी जो लास्ट मीटिंग हुई थी वह 1614 में हुई थी। उसके बाद से कभी इसकी मीटिंग हुई ही नहीं। तो लुइस 16 को इसके बारे में कुछ आइडिया भी नहीं था। सेकंड इंस्टीट्यूशन वह जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए पार्लिमा या पार्लियामेंट थी। जैसे सुप्रीम कोर्ट के तरीके से समझ सकते हैं। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट है वैसे ही पार्लिमा या पार्लियामेंट थी। तो टोटल फ्रांस में टोटल 13 पार्लिमा थी उस टाइम पे। सबसे जो पावरफुल थी वो पेरिस की थी। इनका काम जस्टिस तो प्रोवाइड करना होता था, साथ में किंग के ऑर्डर को कंसोलिडेट करना होता था। किंग के ऑर्डर को कंसोलिडेट करने का मतलब यह होता था कि किंग ने कोई भी ऑर्डर दिया हुआ है, फरमान दिया हुआ है, उसको एक जगह पे रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम करते थे। तो सेकंड कंडीशन, लस्टिनेस ऑफ द किंग, मतलब लोग शानो शौकत में राजा शानो शौकत में ज़्यादा रहते थे तो वे अपने ऊपर खर्च ज़्यादा करते थे। सोसाइटी में लोगों में कभी खर्च नहीं करते थे। तो वहाँ पे एक पेरिस में किंग पेरिस में न रहकर, अपनी राजधानी में नहीं रह करके वर्साइल पैलेस में रहते थे। उनके बहुत सारे जो यहाँ पे एंटरटेनमेंट की सारी फैसिलिटी अवेलेबल थी। बहुत सारे उनके जो नौकर थे सभी इसी में रहते थे। इस महल में सारी फैसिलिटी अवेलेबल थी। थर्ड कंडीशन यह था एक्स्ट्रावेजेंसी ऑफ किंग। पॉलिटिकल सिस्टम को ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक्स्ट्रावेजेंसी ऑफ किंग मतलब राजा भी बहुत ज़्यादा विथआउट यूजलेस एक्सपेंड करते रहते थे। राजा के भी खर्च थे, राजा को शानो शौकत भी पसंद था, इसमें भी खर्च होते थे। तो सारा जो भी कंट्री का जो भी बजट था वो सारा पैसा इसी तरह से खर्च हो जाता था। फोर्थ, पॉलिटिकल या मोनार्ची सिस्टम में ही पॉलिटिकल कंडीशन में इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन था। इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यह है कि जो कोई भी मिनिस्टर थे, जो कोई भी ऑफिसर थे, वो एफिशिएंट तरीके से काम नहीं करते थे। आराम वाली ज़िंदगी सबकी चल रही थी, जिसकी वजह से टोटल गवर्नमेंट फेल्योर की कंडीशन में थी। सेकंड कंडीशन, सोशल कंडीशन, वहाँ की सोसाइटी कैसी थी? फ्रांस की सोसाइटी रिवॉल्यूशन से पहले टोटल 3 पार्ट में सोसाइटी थी। फर्स्ट पार्ट जो था उसको फर्स्ट स्टेट बोलते हैं। वहाँ पे क्लर्जी लोग थे। क्लर्जी ऐसे लोग जो पादरी बोलते हैं, मतलब जो चर्च के ऑनर
चर्च को मेंटेन करने वाले लोग क्लर्जी बोलते हैं। सेकंड स्टेट नोबिलिटी, किंग एंड दियर फैमिलीज से बिलोंग करने वाले लोग। फैमिलीज मीन्स मिनिस्टर और रॉयल फैमिली के लोग, ये सारे लोग नोबिलिटी में आते थे। थर्ड स्टेट में ऑल अदर पर्सन आते थे, जिसमें ट्रेडर्स, फार्मर्स, एजुकेटेड क्लास के लोग। तो सोसाइटी की जो कंडीशन थी, इसमें प्रॉब्लम यह था कि फर्स्ट टू स्टेट को, क्लर्जी एंड नोबिलिटी को कुछ प्रिविलेज मिले हुए थे, कुछ जन से अधिकार मिले थे कि ये लोग को टैक्स नहीं देना होता था। टैक्स कम्प्लीटली जो टैक्स का पेमेंट होता था, वह कम्प्लीटली टैक्स का पेमेंट थर्ड स्टेट के लोग करते थे। एक तीखे टैक्स था, एक टाइल टैक्स था, और अदर भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे कि सारे टैक्सेस थर्ड स्टेट के लोग पे करते थे। इकोनॉमिकल कंडीशन, वहाँ पे डी इफेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम था। इकोनॉमिकल कंडीशन वहाँ पे डी इफेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम था, मतलब कि जैसे टैक्स जहाँ से भी रिसीव हो सकते हैं, लैंड से, प्रॉपर्टी से, वेल्थ से, यह सब को एक्वायर प्रिविलेज क्लास के लोगों ने किया था। मतलब जो क्लर्जी थे, जो नोबिलिटी के लोग थे, इन सारे लोगों के पास में ही लैंड था, प्रॉपर्टी था या वेल्थ था, ह्यूज अमाउंट में इनके पास में था, और ये लोग टैक्स को पे नहीं करते थे। जब टैक्स को ये लोग पे नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट का जो बजट होगा वह डेफिसिट वाला बजट हो जाएगा। उसी टाइम पीरियड में 1789 या उस सेंचुरी में, 16 सेंचुरी, 17 सेंचुरी में कुछ फिलोसफर भी राइज हो रहे थे, जैसे मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वॉल्टेयर। ये लोग अपनी एक नई नई आइडिया को लेकर के अपनी कुछ बुक को लिखे हुए थे। इनके आइडिया में फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया गया था कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए जिससे सोसाइटी में इक्वलिटी मेंटेन हो सके। तो यह कंडीशन था। इनके बुक से आइडिया फ्रेंच पीपल लोग लेते हैं। वे लोग जो एजुकेटेड क्लास के लोग थे, वे लोग शॉप में बैठ करके डिबेट करते, डिस्कशन करते, जिससे आइडिया ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। तो लोगों के दिमाग में एक नए टाइप की को गवर्नमेंट के फॉर्मेशन को लेकर के आइडिया थे। रिवॉल्यूशन क्यों हुए? रिवॉल्यूशन के बारे में यह बताया, रिवॉल्यूशन के कॉजेस में फर्स्ट कॉजेस यह था कि फ्रांस ने पार्टिसिपेट किया था अमेरिका वॉर में। कंडीशन क्या था? ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज कर लिया था अमेरिका को। अमेरिकन पीपल वॉर स्टार्ट कर देते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में इन लोगों ने वॉर को स्टार्ट किया तो फ्रांस ने सपोर्ट किया अमेरिकन को। जब अमेरिकन को सपोर्ट किया तो इसकी वजह से अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया। अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया तो ब्रिटिशर्स वहाँ से चले गए, या फिर वह डीकॉलोनाइज हो गया। वॉर की वजह से फ्रांस की जो खजाना था, फ्रांस का जो ट्रेजरी था, वह एम्प्टी हो गया। अब उसको भरना था। भरा कैसे जा सकता था? तो वो टैक्स के थ्रू भरा जा सकता था, और टैक्स थर्ड स्टेट के लोग देते। टैक्स के लिए एक मीटिंग हो सकता था, वो किंग को डिसाइड करना था टैक्स कैसे बढ़ेगा। इसके लिए एक मीटिंग हुआ, स्टेट जनरल का मीटिंग। फर्स्ट अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया, तो सॉरी, फ्रांस ने अमेरिकन वॉर में पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से वहाँ की ट्रेजरी एम्प्टी हो गई थी। 1789 के टाइम पीरियड में सेकंड कंडीशन यह था कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी। पॉपुलेशन इंक्रीज थी तो उनकी डिमांड भी इंक्रीज थी। जब उनकी डिमांड इंक्रीज थी, प्रोडक्शन उस लेवल पर नहीं हो पा रहे थे। जितनी डिमांड थी उतनी प्रोडक्शन, उतनी सप्लाई नहीं हो रही थी। जब कोई सामान कम हो जाएगा तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, ये नॉर्मल सी कंडीशन है। वर्कर्स को सैलरी भी उतनी नहीं मिल रही थी। साथ में बैड हार्वेस्ट हो जाने की वजह से प्राइस भी और इंक्रीज हो रहे थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स पीपल को बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे। टैक्स के बर्डन थे, लोग पीपल जो भी थे वह अग्रेसिव हो गए। उन्होंने रिवोल्ट को स्टार्ट कर दिया। उनको प्रॉब्लम किंग की पॉलिसी से था। लोगों को किंग की पॉलिसी से प्रॉब्लम था।
तो लोगों ने सारा गुस्सा किंग पे निकाला। क्या हुआ, स्टेट जनरल की जो मीटिंग होनी थी, स्टेट जनरल की मीटिंग, लास्ट मीटिंग 1614 में हुई थी। मीटिंग का प्रोसेस यह था ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंगली कि वन स्टेट इक्वल वन वोट होता था पहले। 1789 में जब मीटिंग हुआ तो फर्स्ट स्टेट के मेंबर्स ने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव को स्टेट जनरल की मीटिंग में भेजा। सेकंड स्टेट के लोगों ने 300 मेंबर्स को स्टेट जनरल की मीटिंग में भेजा और थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स ने स्टेट जनरल की मीटिंग में अपने 600 रिप्रेजेंटेटिव को भेजा। थर्ड स्टेट एजुकेटेड क्लास के लोग थे, यह लोग ज़्यादा नंबर में थे, इसलिए यहाँ पे इनके रिप्रेजेंटेटिव भी ज़्यादा थे। थर्ड स्टेट के लोगों की डिमांड यह थी कि वन स्टेट इक्वल वन वोट नहीं होना चाहिए, वन पर्सन इक्वल वन वोट होना चाहिए। ये टैक्स पे कर सकते हैं, यही टैक्स पे करते हैं, सारा प्रॉब्लम इनको होता है, इसलिए इनकी यह डिमांड थी। अगर यह टैक्स पे कर सकते हैं तो कम से कम इनकी बातों को सुना जाना चाहिए। तो किंग इनके आइडिया को रिफ्यूज़ कर देते हैं। थर्ड स्टेट के मेंबर ने यह डिसाइड किया कि वे क्या करेंगे, वे किंग के पावर को रिड्यूस कर देंगे। थर्ड स्टेट के लोगों ने डिसाइड तो कर लिया कि वे किंग को पावर को रिड्यूस करेंगे। कैसे? पावर को रिड्यूस करने के लिए वे लोग जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे, वो मीटिंग वहीं पे डिसमिस हो गई। स्टेट जनरल की जो मीटिंग थी वो डिसमिस हो गई। सारे लोग वॉकआउट करते हुए, थर्ड स्टेट के सारे मेंबर्स वॉकआउट करते हुए एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हो गए। जब टेनिस कोर्ट में वे सारे लोग इकट्ठे हुए तो उन लोगों ने पावर को रिड्यूस करना था। उन लोगों ने एक अपने आप को, थर्ड स्टेट को ही डिक्लेयर कर दिया नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली डिक्लेयर करने का मतलब यह था कि वो पूरे कंट्री के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि किंग की जो पावर है वह रिड्यूस होगी। किंग अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, वह उनको किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से, किसी इंस्टीट्यूशन से बात करके ही वह पॉलिसी को फ्रेम कर सकते हैं। तो नेशनल असेंबली को जो लीड कर रहे थे वह मिराबो एंड आबे सीए, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड स्टेट से बिलोंग करते थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ तो उस टाइम पीरियड में कंट्री साइड में भी कुछ प्रॉब्लम थी। बैड हार्वेस्ट की वजह से प्राइस इंक्रीज हो गए थे। कुछ जो ब्रेड ऑनर्स थे उन लोगों ने ब्रेड को स्टोर कर लिया ताकि और उसको हाई प्राइस पर बेच सकें। पीपल को टाइमली ब्रेड प्रोवाइड नहीं हो रहे थे, इसकी वजह से लोग अग्रेसिव थे। ब्रेड उन लोगों के इसेंशियल फूड आइटम थे, वही खाने को नहीं मिल रहे थे। सेकंड, किंग ने अपने आर्मी को फायरिंग या अटैक करने के ऑर्डर दे दिए हुए थे, जिसकी वजह से पीपल अग्रेसिव थे। तो लोगों ने अपने गुस्से को बेस्टाइल को डिमोलिश करते हुए निकाला। बेस्टाइल पैलेस जो था वह किंग की ऑटोक्रेसी को शो कर रहा था। थर्ड, विलेज में र्यूमर ऐसा स्प्रेड हुआ था कि जो मैनर है, उन लोगों ने कुछ ऐसे पीपल को हायर किया है जो विलेज साइड में फार्मर्स की क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देंगे। पीपल और अग्रेसिव हुए, गांव के लोग, उन लोगों ने रिवोल्ट को स्टार्ट कर दिया। जब लोगों का इतना प्रेशर हो रहा था तो फाइनली किंग ने अप्रूव दे दिया नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली को पहले वो स्टार्टिंग में अप्रूवल नहीं दे रहे थे, लेकिन लोगों के इतने प्रेशर की वजह से सारी तरफ से रिवोल्ट हो रहे थे। एक तो यहाँ पे रिवोल्ट हो रहे थे, यहाँ पे रिवोल्ट हो रहे थे और यहाँ पे रिवोल्ट, ज़्यादा प्रेशर की वजह से किंग ने ऑर्डर दिया नेशनल असेंबली को। तो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। उन्होंने फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम का मतलब यह था कि एक मिडल मैन थे, ये मिडल मैन थे जो किंग और थर्ड जो टैक्स पेयर के बीच में एक मिडल मैन थे, जैसे इंडिया में जमींदारी सिस्टम होता है। 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने रिलीजियस टैक्स को बैन कर दिया। प्रिविलेज जो क्लर्जीज को, नोबिलिटीज़ को जो प्रिविलेज मिले हुए थे टैक्स नहीं देने का, लैंड एक्वायर करने का, यह सारे प्रिविलेज खत्म कर दिए गए। और एक यह किया गया 25+ एज वाले ऐसे मैन जो अपनी इनकम का 3 डेज तक में टैक्स दे सकते थे,
उनको इतनी इनकम हो रही है कि वह 3 डेज़ का टैक्स दे सकते हैं, तो उनको वोटिंग के राइट दिए गए 1791 में। जिसकी वजह से क्या हुआ कि फ्रेंच गवर्नमेंट को ट्रेजरी की जो ट्रेजरी थी उसमें फंड प्रोवाइड हो पाए, कुछ पैसे मिले। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द अपलोड होगा। थैंक यू। जय हिंद।